नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। समाज में अभी भी जाति बहुत हावी है। अगर किसी दलित लड़के को किसी ब्राह्मण लड़की से प्रेम हो जाए तो आप फिर हालत देख लीजिए, या उल्टा भी हो जाए तब भी हालत देख लीजिए। इस जाति की समस्या पर पिक्चर बनाना बड़ा मुश्किल काम है। एक तरफ जहाँ सैयारा जैसी पिक्चर आ रही है जिसकी कोई कहानी ना हो, बकवास कहानी हो, लेकिन गाने पे वो 400-500 करोड़ कमा लेती है। ऐसे में हर प्रोड्यूसर और डायरेक्टर चाहता है कि वो इसी तरह की पिक्चर बन जाए, गाने धूमधाम कर दें और डबल तिगना पैसा, दोगुना तिगना पैसा आ जाए। लेकिन इस बीच में इस जाति समस्या को लेकर एक बेहतरीन लव स्टोरी बनाना किसी डायरेक्टर के लिए बिल्कुल तलवार की धार पर चलना होता है। धड़क 2 जब पिक्चर आई और मैंने देखी तो मैं बिल्कुल कायल हो गया। मुझे लगा कितना बड़ा खतरा है कि एक दलित लड़के का एक ब्राह्मण लड़की से प्यार होता है और फिर समाज किस तरह इस लव स्टोरी को तोड़ता है। आप पिक्चर देखने जाएंगे तो बस आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे कि कैसे कैसे समाज में अभी भी विसंगतियां हैं। मैंने सोचा धड़क 2 की डायरेक्टर से बात करूं। शाजिया इकबाल जी बेहतरीन डायरेक्टर हैं। बेबाक एक शॉर्ट फिल्म बनाई थी जिसने पूरी दुनिया में तहलका मचा दिया था, ना जाने कितने इंटरनेशनल अवार्ड जीते। तो मैंने शाजिया जी से बात करी और पूछा ये पिक्चर बनी कैसे, परेशानी कहाँ-कहाँ आई और क्या किस कांसेप्ट पे बनाई। आप फिर रिक्वेस्ट ये इंटरव्यू पूरा देखिएगा, एक बेहतरीन डायरेक्टर का बेहतरीन इंटरव्यू आप पाएँगे इसको। चलते हैं शाजिया जी के पास। शाजिया जी बहुत-बहुत स्वागत है आपका 4PM न्यूज़ नेटवर्क में। मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि धड़क 2 की इतनी बहादुर डायरेक्टर से मैं बात कर रहा हूँ। आप मैंने सबसे पहले तो आपकी जब थैंक यू सो मच। जब आपकी पिक्चर आई और उसकी समीक्षा पढ़ी मैंने तो मुझे लगा कि इस दौर में इतनी बहादुरी के संग इस विषय पर पिक्चर बनाना आसान बात नहीं है। मतलब जिस दौर में ये चल रहा हो कि पिक्चर मार्केट में कैसे कवर कर सकती है, उस समय ऐसा नाजुक विषय चुनना। मैं भी इस पिक्चर के बारे में बात करूँगा, लेकिन फिर मैंने आपको बारे में पढ़ा। आपकी वो 20 मिनट की डॉक्यूमेंट्री बेबाक मैंने देखी और फिर मुझे फिक्शन हाँ, लगा शॉर्ट फिल्म हाँ, हाँ। हाँ, तो मैंने वो पिक्चर देखी तो मुझे लगा कि ये वास्तव में कुछ अलग है जो शाजिया करती हैं। शाजिया जी, मैं पहले ये सबसे पहला सवाल ये जानना चाहूँगा कि डायरेक्टर बनना ये ख़्याल आपके मन में कब से आया? मैं एक्चुअली मैंने पढ़ाई तो आर्किटेक्चर की थी, मैं आर्किटेक्ट हूँ। हुँ, तो मैंने फ़िल्म स्टडीज़ नहीं की थी, बट फिर ऐसा हुआ कि मेरे फ़ादर भी फ़िल्म इंडस्ट्री में थे 70s में, तो थोड़ा एक क्यूरियोसिटी था फ़िल्म मेकिंग हुँ, का। तो मैंने आर्ट डायरेक्शन के थ्रू जॉइन किया फ़िल्म इंडस्ट्री। साबु सिरिल नाम के एक बहुत ही जाने माने प्रोडक्शन डिज़ाइनर हैं, उनके साथ काम करना शुरू किया। आर्ट डायरेक्शन में आप जनरली सेट डिज़ाइन और सब करते हैं फ़िल्मों में। सो हुँ, वो मैं कर रही थी, उसके बाद मैं एडवर्टाइज़िंग में गई वहाँ से, तो एडवर्टाइज़िंग एक थोड़ा-सा मंडेन फ़ील हो जाता है। आप अपने ज़िंदगी को क्वेश्चन करने लगते हैं, ज़्यादा टाइम एडवर्टाइज़िंग में काम करते हैं तो। तो मुझे हुँ, लगा कि पता नहीं अंदर से ऐसा लग रहा था कि लिखना चाहिए। एक अपनी कहानी बोलनी चाहिए। शायद जो भी फ़िल्म मेकर्स एक कहीं न कहीं कुछ कीड़ा होता है कि कोई पॉइंट पे चाहे वो इंजीनियरिंग से आएँ, चाहे वो फ़िल्म भी पढ़ के आएँ, कि अपनी कहानी बोलने का एक कीड़ा होता है। तो मुझे भी लगा कि मुझे लिखना चाहिए, तो मैं एक फ़ेज़ था 4-5 साल तक जहाँ पे मैं सिर्फ़ लिख रही थी। मतलब स्क्रिप्ट्स लिख रही थी, नोट्स लिख रही थी। आई वाज़ जस्ट बहुत सारा लिखने का काम कर रही थी, तो 4-5 बहुत मज़ा आ रहा 4-5 था। साल 4-5 साल। हाँ। हाँ, उस टाइम पे मैं आर्ट डायरेक्शन कंटिन्यू कर रही थी। सेक्रेड गेम्स अगर आपने देखा है, वो हाँ, दोनों देखा है, सीज़न देखा है। डिज़ाइन किए हैं। तो अच्छा, वो वो चल पूरा रहा था। वो सीक्रेट गेम आई हैं जो उसके जो सेट दिखते थे, वो हाँ, आपके डिज़ाइन किए हुए हैं। यस, यस। वो मेरे ख्याल से ओटीटी की शुरुआत थी वो सीक्रेट गेम जो है ना हाँ, उस समय। नेटफ्लिक्स का पहला लॉन्च प्रोजेक्ट था वो इंडिया में। तो ऑफ़ कोर्स वो तो बहुत इट वाज़ बहुत रिवियर्ड बढ़िया। बिकॉज़ बहुत तारीफ़ मिली उसे। बट वो फ़ेज़ में जब बन रहा था ना, तब मैं लिखती जा रही थी। फिर मैंने एक शॉर्ट फ़िल्म देखी, तो मैंने अनुराग कश्यप को, जो मैं जिनके साथ मैं काम कर रही थी सेक्रेड गेम्स में और मुक्काबाज़ ऐसी फ़िल्मों में, मैंने उनको स्क्रिप्ट भेजा एंड मैंने हुँ, उनको बोला कि आप बताइए पढ़ के कि कैसा लग रहा है। बेबाक की स्क्रिप्ट थी वो, और उन्होंने पढ़ा और उनको बहुत अच्छा लगा। उन्होंने बोला मैं प्रोड्यूस करना चाहता हूँ, सामने से बोला। तो वो एक अपॉर्च्युनिटी मिली और हम ऐसे ही इतना सोचा नहीं था कि बेबाक आगे चल के और कहाँ जाएगा। बट वो बनी और फिर इतने सारे फेस्टिवल्स में सिलेक्ट हुई एंड इंटरनेशनल फेस्टिवल्स में इंडिया में बहुत सारे स्टेट अवार्ड्स मिले, मुंबई में, केरला में। तो फिल्म फेयर अवार्ड मिला, पॉपुलर अवार्ड भी जीत रही थी और फेस्टिवल अवार्ड भी जीत रही थी। एंड नाउ अभी वो हॉटस्टार पे है बेबाक। एंड बहुत प्यार मिला उस फ़िल्म के लिए। तो वो शॉर्ट फ़िल्म सोमेन मिश्रा जो धर्मा प्रोडक्शन में डेवलपमेंट प्रोड्यूसर हैं, उन्होंने
देखी, उन्होंने मुझे अप्रोच किया, बोला कि आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, हम बनाना चाहते हैं। मेरे पास एक स्क्रिप्ट थी रेडी, मैंने उनको भेजा। खैर वो तो नहीं बन पाए, उनके पास राइट्स थे ये तमिल फिल्म के, पेरेरम पेरुमल के। तो उन्होंने बोला हमारे पास एक फिल्म है, हम चाहते हैं कि आप उसको डायरेक्ट करें। तो फिर उन्होंने अप्रोच किया, मैंने फिल्म देखी, बहुत अच्छी लगी। बट मैंने फिल्म देख के मुझे ऐसा लगा कि मैं अपनी वॉइस जो मैं बोलना चाहती हूँ, कहीं मैं इस कहानी में फिट कर सकती हूँ। तो इसलिए मुझे लगा कि मुझे अगर एकदम वैसी फिल्म होती कि फ्रेम बाय फ्रेम बनाना हो, तो फिर शायद मैं नहीं लेती उस फिल्म को अडैप्ट करने के लिए। बट मुझे लगा कि इसमें बहुत कुछ बोलने का मौका है, तो दैट्स व्हाई तो ये तो आप जर्नी बात रही है। तो आप बात कर रही हैं धड़क 2 की। धड़क 2 की, हाँ। धड़क 2 की जो वहाँ एक से तमिल बेबाक बनी और बेबाक से धड़क 2 मिली फिर। धड़क 2 बनी है क्या? हुँ, धड़क 2 का जो विषय है, हाँ। वो संक्षिप्त में मैं ये जानना चाहूँगा, वो जाति के ऊपर आधारित है। और हाँ, हाँ। थोड़ा-सा ब्रीफ दर्शकों को बताइए कि किस कांसेप्ट पे आपने ये पिक्चर बनाने की सोची और मन में क्या था कि अगर इतने नाजुक विषय पे बनाएँगे तो क्या समाज इसको स्वीकार करेगा या तंत्र इसको स्वीकार करेगा? सुना है कि सेंसर बोर्ड ने बड़ी सारी कैंचियाँ चला दी पिक्चर पे, ज़रा उसके बारे में तफ़सील से बताइए हुआ क्या था? तो जब हम फ़िल्म बनाने की सोचते हैं, हर एक फ़िल्म मेकर का एक अपना लाइफ़ में एम रहता है कि मुझे ऐसी कहानी बनानी है, जो हम फ़िल्में देख के बड़े हुए हैं, जो हम चीज़ें बोलना चाहते हैं सोसाइटी के बारे में। बट कोई भी आर्ट फ़ॉर्म हो, भले वो फ़िल्म्स हो या बुक्स हो, आप एक यू हैव समथिंग टू से। तो आप वो चीज़ बोलना चाह रहे हैं। ऑफ़ कोर्स मैं पली-बड़ी हूँ मणि रत्नम की फ़िल्मों पे, श्याम बेनेगल की फ़िल्मों पे, सईद मिर्ज़ा की फ़िल्मों पे, सत्यजीत रे की फ़िल्मों पे। तो हमेशा मैंने देखा है कि उन्होंने अपने फ़िल्म के ज़रिए से बहुत स्ट्रॉन्गली कुछ सोसाइटी के बारे में कमेंट्री, या फिर आप कमेंट्री बोले या ऑब्ज़र्वेशन बोले। अगर आप बहुत स्ट्रॉन्गली कोई चीज़ थोपना चाहेंगे अपने फ़िल्म के थ्रू, वो तो प्रोपेगेंडा होता है। बट आप कोई चीज़ ऑब्ज़र्व करें और बोले कि मुझे भी शायद लगता है कि ऐसा ये सही है, ये गलत है। एक सॉफ्ट अप्रोच जो होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, दैट आई फ़ील कि ये सब बड़े निर्देशक के फ़िल्मों में था। उस वही देख कर के मैंने सीखा उनसे। तो जब मुझे सामने से ये ऑफ़र आया, तो फ़िल्म एडैप्टेशन थी, बट एक दलित लड़के की कहानी थी, जो एक अपर कास्ट लड़की को मिलता है कॉलेज में, उसको लॉयर बनना है और उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है बिकॉज़ उसको लगता है वो अपने समाज को, अपनी कम्युनिटी को आगे लेके जाएगा अगर वो लॉयर बनेगा। बट एक उसमें है कि फ्लॉ है कि वो लड़ नहीं पाता है अपने लिए। तो ये फ़िल्म के ज़रिए हमने दिखाया है कि हाँ, मतलब वो कैसे सीखता है अपने पैरों पे खड़े रह के, बोलते हैं ना फाइंडिंग वन्स वॉइस, अपनी आवाज़ उसको मिलती है फ़िल्म के ड्यूरेशन में। एंड दैट आई थिंक वाज़ द एम कि कुछ इम्पोर्टेंट कही जा रही है। कहीं पे हिंदी फ़िल्म्स में आइडेंटिटी को लेके एक एम्बैरेसमेंट नहीं, मतलब थोड़ा शाय अवे होते हैं बिकॉज़ माहौल ऐसा है, थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है चीज़ें बोलना। तो हमें लगा कि नहीं, हम बताएँगे और सरनेम भी बताएँगे, क्योंकि सरनेम से समझ में आता है। तो अहिरवार है वो और लड़की भारद्वाज है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये सब चीज़ें कहना। हम सरनेम, अपर कास्ट सरनेम्स में उलझे रहते हैं हिंदी मेनस्ट्रीम सिनेमा में। और डिस्टिंक्ट काफ़ी सारे लोग अपने आप को रिप्रेजेंटेड फ़ील नहीं करते हैं, जब हिंदी मेनस्ट्रीम फ़िल्म देखते हैं। हमने हुँ। सोचा कि ये हमें मौका मिला है तो ये करना चाहिए, एक चेंज लाना चाहिए। ये मेरी पर्सनल पॉलिटिक्स है, बट मेरे टीम मेंबर्स जो बाद में जुड़े, मेरे को-राइटर राहुल बेडवलकर, दूसरे टीम मेंबर्स जो हैं, जब साथ में जुड़े तो सबको लगा कि एक मौका है कुछ बहुत इम्पोर्टेंट बोलने का। एंड आप जनरली आप हिंदी फ़िल्में देखें और लव स्टोरीज़ देखें तो अपर कास्ट, अपर क्लास उसमें ही प्ले करते हैं। एंड तो लगा कि ये मौका है और इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। फ़िल्म बनाना एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है अपने आप में, और जब मिला है स्पेस तो क्यों नहीं बोले? अच्छा, आपको ये लगा कि जो पिक्चर बनाते हैं ख़ास तौर से प्रोड्यूसर हो या डायरेक्टर तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन प्रोड्यूसर के मन में होता है कि यार पिक्चर ऐसी बन जाए, जैसी वो सियारा टाइप की है कि एक गाने हों, भली ही स्टोरी हो ना हो, क्योंकि मैंने वो पिक्चर देखी और मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, बहुत बकवास पिक्चर लगी। लेकिन वो हुँ, उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी थी, वो इंस्टाग्राम पे उसकी बाढ़ आ गई और उन्होंने मेरे ख़्याल से इंस्टाग्राम की मार्केटिंग में फ़ोकस किया कि ये जो 24-25 साल वाले लड़के-लड़कियाँ हैं, जिनको निब्बा-निब्बी कहते हैं आजकल, वो निब्बा-निब्बी जी जो हैं, वो पूरे दौर में जाएँगे, फिर रोते हुए रील बनेंगी और फिर वो 400-500 करोड़ में पहुँच गई। तो प्रोड्यूसर के मन में होता है कि पिक्चर से रेवेन्यू ज़्यादा आए हुँ, और आप जिस विषय पे बना रही थी, वो विषय इतना नाज़ुक है कि बड़ा रिस्क था उसमें कि ये हुँ, समाज जो है वो इस तरह के चीज़ों को कितना एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि हुँ, जाति एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मैं आज भी देखता हूँ जो कांसेप्ट आपका है, धड़क 2 की जो कहानी है,
मैंने दसियों वो कहानियां देखी हैं अपने जिंदगी में, अपनी पत्रकारिता की 30-35 साल की पत्रकारिता कैरियर में मैंने देखी हैं कि अभी भी अगर कोई दलित लड़का किसी ऊंची जाति और ब्राह्मण लड़की से अगर प्यार कर ले तो पूरा समाज दुश्मन हो जाता है। मतलब उसको लगता है कि ये कैसे गुनाह हो गया। अभी भी गांव में दलित अगर लड़का जा रहा है वो घोड़ी पे बैठ गया तो ऊंची जाति के लोग गवारा नहीं करते, घोड़ी पे कैसे बैठ गया। बिल्कुल। तो अभी भी होता है, किसी की मूंछ काट देते हैं, किसी की हत्या तक कर देते हैं। समाज इतना बीभत्स रूप में आज भी है। लेकिन ये पिक्चर में आ जाना और फिर इस कहानी को समाज स्वीकार कर लेना, आपको खतरा नहीं लग रहा था कि धड़क 2 तो बना दिया आपने, बहुत खूबसूरत, बेहद खूबसूरत पिक्चर बनाई है आपने, लेकिन प्रोड्यूसर को डर नहीं लग रहा था कि यार पैसे आएंगे या नहीं आएंगे? डर तो लगता ही है ना, धड़की तो बढ़ती है। देखिए, आप कोई भी फ़िल्म बनाएँ वो डर तो रहता है एंड स्पेशली जब से कोविड हुआ है और ओटीटी पॉपुलर हुआ है, नेटफ्लिक्स बोले या फिर अमेज़न, जो भी ज़ी5 ये सब ओटीटीज़ आ गए, तो लोग एक हैबिट होती है, एक आदत होती है, लोगों ने थिएटर जाना बंद कर दिया था। तो मैं किसी और फ़िल्म के बारे में नहीं बोलूँगी, मैंने देखी भी नहीं है सैयारा, बट शायद जो रेवेन्यू आया है उस फ़िल्म में वो भी वो जैसी भी फ़िल्म हो वो अच्छा ही है इंडस्ट्री के लिए बिकॉज़ एक फ़िल्म की वजह से अगर इंडस्ट्री में पैसा आता है, 4 फ़िल्में और ग्रीन लाइट होती हैं। सही बात। अब रही बात कि वो टॉपिक हम सब वैसे ही फ़िल्में बनाएँ, उसी वजह से अब सिर्फ़ सब सैयारा बनाने लगे, ये प्रॉब्लम है। आपको जो कहानी बनानी है और ये ऑफ कोर्स रिस्की है कि आप थोड़ा एक ज़्यादा एक सोशली रेलेवेंट फ़िल्म बना रहे हैं या तो आप कंप्लीटली इर्रेलेवेंट फ़िल्म बनाएँ। ये 2 अलग चीज़ें, ये एक चॉइस होता है, डायरेक्टर का चॉइस होता है, प्रोड्यूसर और स्टूडियो का चॉइस होता है। लेकिन ऑफ कोर्स सबको डर लगता है। आई एम श्योर सैयारा के मेकर्स को भी डर लगा होगा कि ये फ़िल्म चलेगी कि नहीं। ये डर तो सबके मन में रहता है। एक डर थोड़ा और बढ़ जाता है जब आपको लगता है कि ये फ़िल्म एक्सेप्ट होगी कि नहीं। जैसे हमारे फ़िल्म में रिज़र्वेशन को लेके एक स्टैंड है। तो अभी वो एक्सेप्ट होगा कि नहीं बिकॉज़ बहुत सारे पढ़े-लिखे लोग भी एंटी रिज़र्वेशन होते हैं। तो ये बट एक फ़िल्म का काम सबसे बड़ा काम होता है कन्वर्सेशन की शुरुआत करना, कि लोग उसके बारे में बातचीत करें। ऑफ़ कोर्स सब चाहते हैं कि मेरी फ़िल्म बॉक्स ऑफिस पे हिट होना मतलब क्या कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँची है और वो सब चाहते हैं। हमने भी हमारी फ़िल्म में मेन स्ट्रीम में बनाई है, एक टोन में 4 गाने डाले हैं, कि लोग अपना फ़िल्म को एस्केप की तरह यूज़ करते हैं कि मैं 3 घंटे जाके अपनी लाइफ़ के सारे प्रॉब्लम्स भूल जाऊँ। अब उसमें कोई आपको रियलाइज़ करा रहा है कि आप अपने प्रॉब्लम्स भूलने आए हैं, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि ये आपके सोसाइटी में प्रॉब्लम्स है। कुछ सही लोगों को बात वो है। अच्छी लगती है और कुछ लोगों को वो अच्छी नहीं लगती है। तो हमें जितना प्यार मिला है लास्ट 1 हफ्ते में रिलीज़ से, तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी सारे लोग बहुत ही शॉक्ड हैं कि अरे! ये फ़िल्म कैसे बनी मेन स्ट्रीम में? तो बहुत सारा प्यार और एक्सेप्टेंस भी मिल रहा है। कुछ थोड़ी ऑनलाइन ट्रोलिंग भी हो रही है, अरे! इतना कास्ट डाल दिया है। बट इतना कास्ट इश्यू इसलिए डाल दिया है बिकॉज़ समाज में भी है। तो जिनको झटका लगता है, उनको झटका लगना चाहिए। बट हम चाहते हैं कि अभी देखिए हमारी फ़िल्म एक्चुअली धर्मा प्रोडक्शन की फ़िल्म है बट बहुत छोटी बजट की फ़िल्म है। हम ऑलरेडी एक स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म पे भी आगे जा रहे हैं। हमारा ऑन टेबल रिकवरी पूरा हो चुका है। हम जितना भी स्क्रीन पे थिएटर में कमाएँगे, प्रॉफ़िट ही होगा उससे स्टूडियो को। सो हर फ़िल्म का अपना एक जर्नी होता है, अपना बजट होता है, रिकवरी होता है। सो हमारे लिए कोई लॉस नहीं है, बट यही उम्मीद बनी रहती है कि जितने ज़्यादा लोग देख सकें उतना बेटर है। बिकॉज़ कुछ इम्पोर्टेंट है कहने के लिए, इसलिए जितना ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी उतना ज़्यादा अच्छा फ़ील होगा कि चलिए अगर वो डिसएग्री भी करते हैं फ़िल्म से तो भी चलेगा। अगर वो बोलते हैं कि नहीं हमें पसंद नहीं आई फ़िल्म, ठीक है उनका पॉइंट ऑफ व्यू है, बट लोगों तक तो पहुँचनी चाहिए। शाजी जी, पहली बात तो आपको बधाई कि आपने फ़िल्म की रिकवरी कर ली और इसके बाद जब प्रॉफ़िट हो तो आप मुझे दावत देना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं भी बहुत तारीफ़ कर रहा हूँ आपकी पिक्चर की, तो आपकी दावत का नंबर मेरा भी थैंक यू। आएगा। दूसरा, आपने कहा कि जितना आपने दिखाया है समाज में उससे ज़्यादा है। मैं ये कहूँगा समाज में उससे ज़्यादा नहीं, उससे बहुत ज़्यादा है। क्योंकि हमने ग्राउंड पे बहुत रिपोर्टिंग ज़्यादा, की, बहुत गाँव-गाँव में ज़्यादा। हम लोग हमने बहुत ज़ीरो से देखी है पत्रकारिता में, तो हमने देखा है कि ये बहुत है। बिल्कुल। शाजी जी, मेरे जीवन में जो चेंजेज़ आया वो ये आया कि जो परंपराएँ हैं, एक गाँव में दलित महिला था, उसका पति मर गया था और गाँव के लोगों हुँ, ने उसके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो 13वीं कर दे। तो गाँव के ब्राह्मणों ने हुँ, उसका बहिष्कार किया कि जब तक तुम 13वीं नहीं करोगी, तुम्हारे घर के आस-पास कोई जाएगा नहीं। तो हुँ, उसने वो जो है अपना घर बेचा, भैंस गिरवी रखी और 13वीं करी। और वो मैंने हुँ, खबर, मैं जब अखबार में था उसमें 5 कॉलम में मैंने खबर छापी और उस दिन मैंने संकल्प लिया कि मेरे पेरेंट्स में से जब किसी की डेथ होगी, तो मैं 13वीं नहीं करूँगा और मेरे फादर की डेथ थी तो मैंने नहीं करा। मैं इन परंपराओं के खिलाफ जाने वाला हूँ, क्योंकि कुछ परंपराएँ जो परंपराओं के नाम पे दोहन हैं,
जो जाति के नाम पे दोहन है। मैंने एक बार एक शो किया था कि हिंदुस्तान में सब कहते हैं जाति जाति, आप सरनेम ही हटा दीजिए तो जाति अपने आप खत्म हो जाएगी। आप जाति से पहचानते हैं कि ये शर्मा, त्रिपाठी, द्विवेदी और ये पता नहीं कहाँ से ऊपर से आए हैं, इनके लिए अलग से कोई एंटीना भगवान जी ने लगाया है। मैं भी उसी जाति में आता हूँ, लेकिन मुझे पता है कि ये कोई प्रिविलेज है जाति में कि लोग अलग से मानते हैं। और फिर मैंने दलितों के संग इस देश में बहुत खराब व्यवहार होते हुए देखा है। तो अब धड़क 2 जब मैंने देखी तो मेरे दिमाग में यह आया कि इस दौर में इतनी बहादुरी के साथ ये पिक्चर बनाना, तो मैं सैल्यूट करूंगा आपको, प्रोड्यूसर और सारी टीम को, कि आपने इतना बेहतरीन काम किया। अच्छा ये जो आपने अभिनेता और अभिनेत्री चयन की है, ये चयन कैसे, इसके पीछे कारण क्या है? ट्रप्पी डामरी और हीरो को, इसके पीछे क्या कंसेप्ट था आपकी, किस तरफ ये फ्रेम में आएंगे, या इनकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होगी, क्या चयन, क्या कारण था? ये डायरेक्टर जब हीरो हीरोइन को तय करता है तो उसके पीछे ख्याल क्या होता है? तो जब हम कैरेक्टर्स लिखते हैं, लिखने के स्टेज पे ही, डेवलपमेंट के स्टेज पे, नीलेश और विधि, लड़का और लड़की जो है, ये पहले तो आप उनका बैकग्राउंड पूरा डिसाइड करते हैं, जो काफी सारी हिंदी फिल्मों में उसको ही रेस कर दिया जाता है। एक मिलियू है, वो कौन से क्लास से आता है, कौन से कास्ट से आता है, कहाँ रहता है, क्या 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 खाता है, क्या पीता है, घर का इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, ये सब आप ये लिटरली राइटिंग पे, पेपर पे लिखा जाता है। आप जितना इसको फ्लैश आउट करें, जितना उसको बैक स्टोरी दे, उतना वो स्क्रीन पे जब एक्टर को भी सामने मिलेगा कि मेरे बारे में 25 पेज लिख के मुझे दिया गया है, जो स्क्रिप्ट के अलावा मैं बात कर रही हूँ। तो जब हमने बहुत ही अर्ली ऑन, सबसे इम्पोर्टेंट काम, एटलीस्ट ये मेरा प्रोसेस है कि जब मैं एक्टर से मिलती हूँ तो मैं उनको जानने की कोशिश करती हूँ कि वो एज ए इंसान कैसे हैं। जैसे अभी सिद्धांत ने नीलेश प्ले किया है, तो सिद्धांत एक जैसे इंसान है, वो एक अलग प्ले करेंगे। अगर मैं प्ले करूंगी नीलेश, तो मैं अलग प्ले करूंगी, आप प्ले करेंगे, क्योंकि आप अपने अंदर का कैरेक्टर जो है वो उस कैरेक्टर में उसको मर्ज करेंगे। तो ये प्रोसेस समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि हर एक्टर वो सेम तरीके से प्ले नहीं करेगा। तो जितना आप अपने एक्टर को साइकोलॉजिकली जानेंगे, उतना आप उनको बेटर डायरेक्ट कर पाएंगे। तो वो समझना कि वो क्या उस इंसान का ब्रेकिंग पॉइंट होता है, क्या किस चीज से उसको खुशी मिलती है, किस चीज से उसे वो चला जाता है, मतलब कि क्या क्या चीज उसको कंप्लीटली तोड़ देती है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेथड एक्टिंग में मैं बिलीव नहीं करती हूँ कि कोई इंसान अगर ट्रॉमा रोल प्ले कर रहा है तो आप 6 महीने तक उसको ट्रॉमा में डाल दो, उसमें मैं बिलीव नहीं करती हूँ। काफी एक्टर्स वैसे बिलीव करते हैं, बट मुझे लगता है कि एक डिस्टेंस रखना चाहिए। बिकॉज जब आप एक्टिंग करते हैं एज एन एक्टर, आपके ब्रेन को पता नहीं होता है कि आप एक्टिंग कर रहे हैं। तो आप जब रो रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो एक्टर उतना ट्रॉमा फील कर रहा है, बिकॉज ब्रेन को लग रहा है कि ये इंसान रो रहा है। सो वो काफी, एक नीलेश जैसा रोल जो प्ले किया है, काफी ट्रॉमेटाइजिंग है एक एक्टर के लिए वो रोल प्ले करना। तो आपको अपने एक्टर को संभालना पड़ता है। तो जब आप वो बिल्ड करते हैं कि अच्छा यहाँ रहता है, इस तरह चलता है, इस तरह के कपड़े पहनता है। हमने एक सिंपल प्रोसेस लिया था कि अगर नीलेश 100 रुपए का शर्ट पहनता है, तो हम उसको 100 रुपए का शर्ट ही पहनाएंगे। हम उसको 2,500 का शर्ट लेके उसको एजिंग करके हम उसको नहीं पहनाएंगे। ये हमारा, हमने उसे शूट के पहले भी, जहाँ भीमनगर भोपाल हम शूट करने गए थे, हमने जाके भीमनगर में ही शूट किया। हमने बस्ती का सेट नहीं लगाया, हमने बॉम्बे में शूट नहीं किया, भोपाल की फिल्म थी, भोपाल में शूट किया, वही भीमनगर में बस्तियों में लोगों के बीच में जाके शूट किया, कि जितनी रियलिटी आ सके, रियलिज्म आ सके फिल्म में, वो उतना मेंटेन करे। तो अगर हम सेट लगाते हैं ना, तो एक्टर एक तरीके से चलता है, लेकिन जब वो उस बस्ती में, गली में चल रहा है, तो वो समझ रहा है कि मैं यहीं रहता हूँ, मुझे ऐसे ही चलना है। सो आप जितना रियलिज्म से पैकेज करेंगे फिल्म को, एक्टर उतना ही अपने पे ले पाएगा। एंड फिर हमने वर्कशॉप्स बहुत की, बहुत एक्टर्स को एक दूसरे से मिलाया, उनको बात कराया, एक्टिंग वर्कशॉप कराई, तो ये सब काफी हेल्प हुआ प्रोसेस में। आपने अभिनेता की इतनी तारीफ कर दी और अभिनेत्री का कोई जिक्र ही नहीं किया। नहीं, अभिनेत्री के बिल्कुल जिक्र की। जब मैं तृप्ति से पहली बार मिली, जब मैंने उनको नरेशन दिया, तो जिस तरह से वो नरेशन में ना, आप एक्टर से आप देखते हो, यू लुक देम इन द आई, तो एक इंटरैक्शन होता है। और वो नरेशन के एंड में जिस तरह से सवाल तृप्ति ने पूछे, ऑफ कोर्स वो भी एक प्रिविलेज बैकग्राउंड से आती है, प्रिविलेज कास्ट से आती है, एंड शी इज प्लेइंग अपर कास्ट पर्सन। तो उन्होंने मुझे इमीडिएटली, जैसे ही मुझे और मेरे राइटर को, इमीडिएटली उन्होंने बोला कि उनके घर में क्या होता है, उन्होंने आसपास क्या देखा है। इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है कि वो स्क्रिप्ट सुन रही है, वो अपने आसपास क्या होती है, उसकी अंडरस्टैंडिंग क्या है कास्ट की सोसाइटी में, वो हमसे बातें करने लगी। और वो इतना इन्वॉल्व हो गई, उन्होंने 2-3 दिन लिया हमें हाँ बोलने के लिए।
उसके बाद वो इतना स्क्रिप्ट में इन्वॉल्व हो गई। हमने वर्कशॉप किया तो हमने उनकी फैमिली, जो भारद्वाज फैमिली है, साथ में उसके जो पापा प्ले कर रहे हैं, भाई प्ले कर रहा है, बहन प्ले कर रहे हैं, उनको साथ में एक कमरे में लाके रखा। वो 1 घंटे के अंदर एक दूसरे से ऐसे ही बात करने लगे जैसे फैमिली है। तो ये प्रोसेस में भी बहुत मजा आता है फिर। जब सेट पे वो मिल रहे हैं, वो ऐसे ही मिल रहे हैं जैसे भाई बहन है। हाँ, खैर ये बात तो सही है कि बहुत मुश्किल होता है कि अभिनेता और अभिनेत्री के अंदर वो वाला पूरा कैरेक्टर पैदा कर देना कि लगे कि ये रोल इन्होंने बनाया है। सबसे ज़्यादा अच्छा एक सवाल पूछूँगा जिसका आप जवाब नहीं देंगी, गोल-मोल जवाब देंगी। मैं सवाल ये होगा कि अभिनेता ने ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करी है, अभिनेत्री ने ज़्यादा अच्छी करी है? सिद्धांत ने करी है, तृप्ति ने करी है? सिद्धांत और तृप्ति को छोड़ करके और 10 एक्टर्स हैं, जाकिर हुसैन, विपिन शर्मा, अनुभव फतेहपुरिया, साद, प्रियांक, मंजरी, दीक्षा, वासु, बहुत सारे एक्टर्स हमारे फिल्म में। मैं मतलब ये तो हो गया अपने माँ-बाप को पूछना कि कौन-सा बच्चा फेवरेट है। मैंने पहली कही थी, जवाब नहीं देंगी। मुझे पहले पता था आप इसका जवाब नहीं देंगी। अच्छा, एक आखिरी सवाल कि पिक्चर बनाने में और पिक्चर रिलीज करने में 2 सवाल। पहले पिक्चर बनाने में, पिक्चर रिलीज करने में परेशानियाँ कहाँ-कहाँ आई? पिक्चर बनाने में कोई भी पिक्चर हो, यही तो एक वी वर टॉकिंग, एक इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात कर रहे थे। मुश्किल हो जाता है बहुत सारा, बिकॉज़ एक इंडस्ट्री एक इक्विप्ड होती है। जैसे तमिल सिनेमा में आप देखें तो कास्ट चैलेंजिंग फिल्म्स बहुत बनती हैं। वहाँ पे बहुत बड़े-बड़े डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं, जो खुद डिप्रेस्ड कास्ट से आते हैं। तो उनके लिए फ़िल्म बनाना थोड़ा ज़्यादा ईज़ी होता है, वहाँ के सेंसर बोर्ड भी क्लियर करना ज़्यादा ईज़ी होता है। यहाँ पे हिंदी मेन स्ट्रीम फ़िल्में एक तरीके की फ़िल्में ज़्यादा बनती हैं, तो फिर अगर कोई फ़िल्म आती है और वो स्टेटस को चैलेंज करती है, तो सबके लिए डिफ़िकल्ट होता है, डायरेक्टर के लिए, प्रोड्यूसर के लिए। तो डिफ़िकल्टीज़ तो आई, बट हमारे प्रोड्यूसर्स ने भी हमारा बहुत साथ दिया। तो हम नेविगेट कर पाए, वो जितने भी रोड ब्लॉक्स हमें मिल रहे थे, उसको हम नेविगेट करते हुए चलते आए। क्योंकि पहले स्टूडियो को ये सबको लगा कि अरे मेन स्ट्रीम फ़िल्म है, हम इतना कुछ बोल रहे हैं, क्या रिपरकशन होगा? आजकल लोग ऑफेंड हो जाते हैं, केस कर देते हैं, बहुत मामूली-मामूली चीज़ों पे केस कर देते हैं। तो कहीं सीबीएफसी को भी लगता है कि आपको भी, आप फ़िल्म रिलीज़ होगी, आपको प्रॉब्लम आएगी। सेंसर बोर्ड में थी फ़िल्म काफ़ी मतलब कुछ महीनों तक, तो हमने नेविगेट किया, बात किया, फ़िल्म निकाली उनसे। प्रोड्यूसर्स ने बहुत हेल्प किया। हमने कुछ जाने नहीं दिया, मतलब हमने जो भी इश्यू उनको लग रहा था, हमने रीराइट किया, री-एडिट किया, बट हमें जो बोलना था, फ़िल्म में अभी भी इंटैक्ट है, फ़िल्म में है, और फ़िल्म को डाइल्यूट नहीं होने दिया हमने, बचाया हमने फ़िल्म आप को। बताना चाहेंगी कि सेंसर बोर्ड ने किस-किस चीज़ पे आपत्ति की थी? ये बोलना थोड़ा मुश्किल है। एक्चुअली ये मीडिया में है ऑलरेडी, आई थिंक किसी ने नोट्स लीक कर दिए थे। तो कुछ चीज़ें उनको, जैसे कास्ट को एज़ अ स्लर कैसे यूज़ करते हैं, वो सब चीज़ों से उनको प्रॉब्लम था। आई थिंक हर एक फ़िल्म का एक जर्नी होता है। इस फ़िल्म का जर्नी सीबीएफसी के थ्रू गया है। बट इवेंचुअली हमने फ़िल्म निकाल ली, और जो भी लाइक आई सेड कि जैसे एक पोएम से उनको इश्यू था, हमने दूसरा पोएम लगा दिया। कुछ भी फ़िल्म का लॉस नहीं हुआ है। अब सेंसरशिप हर कंट्री में कैसे वर्क करता है, हमारे समाज में इस वक़्त सेंसरशिप इतना स्ट्रिक्ट क्यों है, और क्यों उन्हें भी डर लगता है, उन्हें भी लगता है कोई सेंसर बोर्ड पे आके केस कर देगा। तो आई थिंक फ़िल्म मेकर्स को हमें तरीका ढूँढना पड़ेगा जो हमें बोलना है वो बोलने के लिए। ये मेरी लर्निंग रही है। इमोशनली मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, इतना मैं बोल सकती हूँ। इमोशनली काफ़ी डिफ़िकल्ट है, बिकॉज़ एक फ़िल्म जब सर्टिफ़िकेशन लेवल पे आती है तो 50 बार लिखी गई है, 50 बार एडिट हुई है। वो फ़िल्म मेकर के लिए तो हर एक शब्द ऐसे बहुत मतलब मुझे प्रोटेक्ट करना था, हर एक शब्द, हर एक सीन, हर एक शॉट। तो वो इमोशनली थोड़ा एक जर्नी हो जाता है कि अच्छा, दिस वील हैव टू रीवर्क अराउंड इट। बट फ़िल्म ज़रा भी डाइल्यूट नहीं है, जो हम बोलना चाहते थे, हम बोल रहे हैं अभी भी। बहुत-बहुत शुक्रिया शाजिया जी, इतनी ढेर सारी बातें बताने के लिए, और दर्शकों से फिर अनुरोध भी करूँगा कि धड़क 2 ज़रूर देख के आएँ, क्योंकि समाज का थैंक यू जीता सो मच। जागता थैंक यू संजय जी। थैंक यू। ये थी शाजिया इकबाल जी, उन्होंने पूरे विस्तार से आपको बताया कि धड़क 2 बनी कैसे, क्या-क्या परेशानी आई। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब एक डायरेक्टर इतनी मेहनत के साथ पिक्चर बनाता है, तो आप इंतज़ार मत कीजिए, धड़क 2 देख के आइए, और जब देख कर आएँ तो वीडियो के नीचे कमेंट करके बताइएगा पिक्चर आपको कैसी लगी। मुझे आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। शुक्रिया, थैंक यू।